दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का ये 16 क्वेश्चन है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछा गया पहला प्रश्न है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो इसका बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उपरोक्त सभी, यानी कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि सभी अवस्थाओं के लिए कारगर साबित होती है और सभी के लिए उपयोगी है। दूसरा प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो इसका सही जवाब है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 2। जीन पियाजे के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कुछ ऑप्शन है। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है मूल्यांकन से। सबसे पहले मूल्यांकन को जान लेते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अधिगमकर्ता या मूल्यांकनकर्ता के सीखने के स्तर का पता लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। मूल्यांकन से बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बुद्धि लब्धि निकालने का यहाँ पर फार्मूला दिया गया है जिसको आपको याद रखना है। बच्चे की बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी मानसिक आयु में वास्तविक आयु को भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे तो उसकी बुद्धि लब्धि निकल करके आ जाएगी। यानी कि जब बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 होगी। आपको याद रखना है ये फार्मूला को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, परिपक्वता का संबंध किससे है। प्रश्न है कि परिपक्वता का संबंध किससे है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है, विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता और रुचि। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विकास, यानी कि परिपक्वता का संबंध विकास से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में है। ऑप्शन है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत, प्राबलन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत का प्रबलन सिद्धांत अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कि स्किनर महोदय ने अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उन्होंने क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत तथा प्रबलन का सिद्धांत के अधिगम को व्यवहारिक सिद्धांत से संबंधित बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रखना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। ऑप्शन है निःशक्त बच्चे, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था और इसके अंतर्गत निःशक्त बच्चे आते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं, साथ ही साथ बच्चों की नियमित उपस्थिति इससे संबंधित होती है। जो लागू नहीं होती है वो ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18 वर्ष के बच्चे, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे यहाँ पर दिया है, तो ये ऑप्शन गलत होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो इसका सही जवाब है बहुभाषा, यानी कि आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में कौन सी भाषा के लिए निहित है या कौन सी भाषा सम्मिलित है, तो बहुभाषा सम्मिलित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, जिसको आपको याद रखना है। प्रश्न है कि इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 की मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो सबसे पहले पाठचर्या या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से, उसको जान लेते हैं। तो पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये एनसीएफ 2005 की प्रमुख सिद्धांत है। दूसरा है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। दूसरा है
पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न रह जाना, और चौथा परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। अब देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर नहीं है का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें ऑप्शन है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, तो ये तो है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, ये भी है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये नहीं है। तो यही ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर से, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। अगला प्रश्न देखते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था है, यानी तनाव और क्रोध की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है किशोरावस्था। स्टेन नले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। इसका सही जवाब है बाल्यावस्था। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मैक्ट युगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। तो देखिए मैक्ट युगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की होती है और जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से होता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है आश्चर्य, यानी कि जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है, तो आश्चर्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक माना गया है, और इसको इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है, 4 अवस्था बताई है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के। इसी से रिलेटेड शब्द है। प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, यानी संवेदी गामा क्रिया की अवस्था या आयु सीमा कितनी होती है। इसका सही जवाब होने वाला है जन्म से 2 वर्ष। आपको याद रखना है 4 अवस्था बताई है, जिसमें जन्म से 2 वर्ष संवेदी क्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था माना जाता है। दूसरा 2 से 7 वर्ष, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत माना गया है, और 7 से 11 वर्ष इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, साथ ही साथ 11 से 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको याद रखना है इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था माना गया है 2 से 7 वर्ष, और इसको 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको आपको याद रखना है। और ये जीन पियाजे का से संबंधित प्रश्न है, और काफी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, चाहे वो बीएड एग्जाम हो, टेट एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती एग्जाम हो या छात्रावास अधीक्षक भर्ती एग्जाम हो, तो अक्सर ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर आकार सोच समझ या कौशल वृद्धि। तो इसका सही जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी, आकार सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। यानी विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार सोच समझ कौशल वृद्धि, यानी बच्चे का संपूर्ण विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बाल्य अवस्था होती है, तो बाल्य अवस्था की आयु जो है 12 वर्ष तक की है। आप सभी को पता है कि 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था काल कहा जाता है, और 6 से 11 या 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। तो बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक, यानी 12 या 11 वर्ष इस तरीके से जब आता है, तो आपको याद रखना है कि बाल्यावस्था 11 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या संयोजन। इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं, आपको याद रखना है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होने वाला है। अगर मानसिक विकास का क्षेत्र पूछे तो आपको बताना है कि स्मृति, अभिप्रेरणा, संयोजन ये मानसिक विकास के क्षेत्र है, और स्नायु मंडल शारीरिक क्षेत्र का विकास, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा जाने वाला जो शब्द है समावेशी शिक्षा है। आपको याद रखना है समावेशी शिक्षा क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। समावेशी शिक्षा तात्पर्य है सामान्य तथा विशिष्ट क्षमता वाले बच्चों को या बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है।
तो याद रखना है। यानी कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए जो कहा जाने वाला शब्द है वो समेकित शिक्षा है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम में वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन या उपचारात्मक अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम में एवं वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से ग्रसित है। तो आपको जब लिखने की क्षमता या लिखने की अधिगम विकलांगता हो या लिखने में लेखन संबंधी त्रुटियां हो तो आपको सही जवाब इसका डिसलेक्सिया देना है। यानी डिसलेक्सिया में एक लेखन संबंधी अधिगम विकलांगता आता है, तो आपको याद रखना है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष तक यानी 2 साल का बच्चे कितना शब्द भंडार कर लेता है, यानी कितना शब्द सीख जाता है। आपको याद रखना है 100 शब्द। 100 शब्द इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न है साथियों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो आपको याद रखना है 45 घंटे इसका सही जवाब होने वाला है। और देखिए आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लाया गया था। इसके अंतर्गत अध्यापक की भूमिका तथा उत्तरदायित्व विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता तथा समय पालन, समय सीमा में पाठ्यक्रम संचालित करना तथा उसे पूरा करना होता है। आपको याद रखना है कि पहली से 5वीं कक्षा तक 200 कार्य दिवस या 800 घंटे और 6वीं से 8वीं कक्षा तक 220 कार्य दिवस या 1000 घंटे। आपको याद रखना है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है, तो 45 घंटा, और जो मिडिल स्तर है वो 50 घंटे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ऑप्शन है बच्चों को पढ़कर आने कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। दूसरा है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। तीसरा है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। चौथा है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। आप सभी वाकिफ है कि जब कोई भी काम देखकर, सुनकर, स्वयं छू करके, स्वयं सीख के द्वारा किया जाता है तो बहुत सारा अनुभव प्राप्त होता है और उसको जीवन पर्यंत याद रखा जाता है। तो जब बच्चा स्वयं कोई गतिविधि करता है, स्वयं कोई चीज निर्माण करता है तो वह बहुत अच्छी तरीके से सीखता है, गतिविधि में बहुत अच्छी तरह से हिस्सेदारी निभाता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व स्थायी संयोजन है। देखिए एक व्यक्ति जो है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्राकृतिक के साथ, सभी के साथ घुल मिलकर रहना चाहता है और इसके बिना उसका जीवन में कोई स्थायी जीवन का कोई लाभ नहीं है। तो इसका सही जवाब होने वाला उपरोक्त सभी, यानी कि व्यक्ति जो है पर्यावरण, जीवन, प्रकृति सभी के साथ जुड़कर रहना चाहता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो शैशवावस्था में देखिए सीखने की प्रक्रिया होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। जो शैशवावस्था का जीवन काल है 0 से 6 वर्ष की आयु को हम शैशवावस्था काल मानते हैं और इसमें चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है, सोचने की प्रक्रिया नहीं होती है 6 वर्ष की आयु के पहले के बच्चे की। तो इसका सही जवाब होने वाला है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो चिंतन की प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कुछ विशेषता दिए गए हैं शैशवावस्था की जिसको आपको याद रखना है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है, 5 या 6 वर्ष की अवस्था को। और इसकी प्रमुख विशेषता इस तरीके से शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, सीखने में तीव्रता, कल्पना करना, दोहराने की प्रवृत्ति, दूसरों पर निर्भरता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है। तो इसको आपको याद रखना है, सीखने के नियम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय को माना जाता है, थॉर्नडाइक है। और थॉर्नडाइक के अनुसार उस उद्दीपक, जब उद्दीपक और प्रतिचार यानी सीखने वाला और क्रिया के बीच संबंध उत्पन्न होने लगता है तो दोनों में अनुबंध स्थापित हो जाता है, यही अनुबंध सीखना या अधिगम होता है।
इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम बताए हैं, आपको याद रखना है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम और कितने गौड़ नियम बताए हैं। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए हैं और 5 गौड़ नियम बताए हैं। 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो पहला है तात्परता, दूसरा प्रयोग और तीसरा प्रभाव। गौड़ नियम में से बहु प्रतिक्रिया, अभिवृद्धि, आंशिक क्रिया, आत्मज्ञान, संबंधित परिवर्तन का नियम। तो इस तरीके से इन्होंने सीखने के जो नियम बताए हैं उसको 2 भागों में बांटा है, मुख्य नियम और गौड़ नियम। इनके मुख्य नियम के 3 भाग हैं, 3 प्रकार है, और गौड़ नियम के 5 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऑप्शन दिए हैं। सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित व्यवहार, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पिछड़े बालक ऐसे बच्चे कहलाते हैं। जिसमें कि बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक वे होते हैं, बर्ट महोदय ने सर्टिफाइड किया है कि बर्ट ने पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपने आयु स्तर एक पायदान नीचे की कक्षा के कार्य करने में असमर्थ होते हैं। कुछ उन्होंने 5 प्रकार बताए हैं। पहला शारीरिक दोष, मानसिक दृष्टि से पिछड़ेपन, संवेगात्मक दृष्टि से, शिक्षा के अभाव में, या वातावरण परिस्थितियों के कारण ये पिछड़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एवं साथियों किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? इसका सही जवाब है स्किनर। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। पहला प्रश्न है मूल प्रवृत्ति से, दूसरा है गत्यात्मक क्रियाएं, तीसरा पोषण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होने वाला है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्ति से। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, आपको याद रखना है। अंतिम प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। इसके बाद हम द्वितीय भाषा हिंदी का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद पर्यावरण का प्रश्न देखेंगे साथियों। इंग्लिश और गणित को छोड़ दे रहे हैं, बाद में उसको हम कवर करेंगे। तो देखिए इसका अंतिम शब्द है, मानसिक विकास में प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपरोक्त सभी। तो जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, बालकों की मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, इन सभी जो वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण, समाज, परिवार के समाज के सभी प्रभावित करते हैं। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2000 टेट परीक्षा में पूछा गया है। पहला प्रश्न है हिंदी भाषा का, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। कुछ लोकोक्तियां दी गई है। पहला है सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत की। और दूसरा है न सावन सूखा न भादो हरा। तीसरा है जहां चाह वहां राह। चौथा है आप भला तो जग भला। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत की, यानी कि हमेशा आनंद का अनुभव करना, ये इसका सही अर्थ है। अगला प्रश्न है स्वर्ण शब्द है। स्वर्ण शब्द कैसा शब्द है? तो स्वर्ण शब्द एक संस्कृत शब्द है और संस्कृत के मूल शब्द जब हिंदी भाषा में प्रचलित हो तो तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी कि ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाश्चात्य का विपरीत शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पावर्त्य। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्याधन आलय, विद्यालय शब्द में क्या है, कौन सा शब्द है? तो देखिए ये दीर्घ स्वर संधि है। विद्याधन आलय मतलब बड़ा आ और बड़ा आ का मेल हो रहा है, विद्याधन आलय विद्यालय, ये दीर्घ स्वर संधि है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। ऑप्शन है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। तो देखिए वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म पर न पड़कर वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रिया कहलाता है, यानी कि इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण दृष्टि से क्या है? ये देखिए, सुंदर शब्द को रेखांकित किया गया है और सुंदर शब्द क्या है? आप सभी जानते हैं कि इसमें कुछ ऑप्शन है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक या विशेषण। आप सभी जानते हैं संज्ञा परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, और इसमें से संज्ञा सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि सुंदर, कबीर कल बहुत सुंदर, यानी कि जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है वह विशेषण कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अतुल, अपूर्व या अनोखा। अनिल जो है पानी का पर्यायवाची, सॉरी वायु का पर्यायवाची है। अनिल, पावक, समीर, इस तरीके से अनिल, समीर, पावक, ये अनिल जो है वायु का पर्यायवाची है। तो इसका जो पूछा जा रहा है कि अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब होने वाला है अनिल जो है नहीं है, ये वायु का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य सही है हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द हिरण का स्त्रीलिंग रूप है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरड़ी हिरण का स्त्रीलिंग रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा, सॉरी साथियों इसको तो हमने हल कर लिया, वर्ण में इक प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द होगा। तो देखिए प्रत्यय जो है वाक्यांश के बाद में लगता है, किसी भी शब्द के अंत में लग करके जो अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी कि वर्णिक शब्द इसका सही होने वाला है। वर्ण में इक जुड़ गया तो वर्णिक, तो वर्णिक शब्द इसका सही होने वाला है। आपको याद रखना है कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो कि शब्द के पीछे जुड़कर या बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुता शब्द उदाहरण है। पशुता शब्द उदाहरण है, यानी कि पशु से पशुता बन गया तो किसका उदाहरण है? तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पर ऑप्शन दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो पशु, पशुता यानी भाव को इंगित कर रहा है तो भाववाचक संज्ञा होगा। यानी भाववाचक संज्ञा किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराती है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए वो प्रत्यय संबंधित प्रश्न था। अब यहाँ पर उपसर्ग से संबंधित है। जैसे आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। तो देखिए आ मतलब पहले लग रहा है, जब किसी शब्द के पहले या शब्दांश के ठीक प्रारंभ में आकर जुड़ता है और उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग। अगला प्रश्न है, जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आते हैं? जनता का तंत्र यानी जनतंत्र, तो ये देखिए संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। वे शब्द जो प्राकृति, प्रत्यक्ष अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है योग रूढ़, रूढ़, सरल और यौगिक। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी सरल। वे शब्द जो प्राकृति, प्रत्यक्ष अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो वो सरल शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन माल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाइए। तो इसका सही जवाब है नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, नाक कटी पर घी तो चाटा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। यानी कि कहा जा रहा है कि कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हैं, है ना? तो अरे भाई, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। यानी कि अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द का सही वर्तनी है, शब्द का सही वर्तनी है सौंदर्य, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्ध या सौंदर्यवर्ध। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सौंदर्यवर्धक। इसका सही जवाब होने वाला है।
प्रश्न नंबर 47 और 48 अपठित गद्यांश है, इसको हम छोड़ देते हैं। अपठित गद्यांश जो कि इसी में प्रश्नों का आंसर छिपा रहता है, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 49। इस तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत, डिंग डोंग सिद्धांत, बिली बैली सिद्धांत या डिली डैली सिद्धांत। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी डिंग डोंग सिद्धांत। ये भाषा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर, यानी कि भाषा सीखने में किन पशुओं की अधिकतर प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब होने वाला है चिंपैंजी और वानरों पर, आपको याद रखना है। चिंपैंजी यानी वन मानुष और वानरों पर सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है? इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, या इनमें से तीनों सही है। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी भाषिक सापेक्षता के संबंध में भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ने में बाधा नहीं है। पढ़ने में बाधा कब नहीं होगी? जब सारे नियम पहले से ही बता डालना, दूसरा उच्चारण पर ही जोर देते रहना, तीसरा सटीकता पर ही जोर देना, या फिर लिखी हुई चीजों का अर्थ निकालना। तो पढ़ने में बाधा कब नहीं होगी? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, लिखी हुई चीजों का अर्थ निकालना, पढ़ने में कोई बाधा नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यहाँ पर ऑप्शन है बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, बच्चे का उच्चारण, व्याकरण की जानकारी, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए, बच्चे का उच्चारण, यानी कि बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, यानी बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम को पकड़ना सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ना क्या है? इसके ऑप्शन है पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों का सही सही पहचानना। तो इसका सही जवाब होने वाला है देखिए लिखित सामग्री या पढ़कर अर्थ समझना। इसका ऑप्शन सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पढ़कर अर्थ समझना या लिखित सामग्री का उच्चारण। इन दोनों में से एक हो सकता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लिखित सामग्री का उच्चारण, यानी लिखे हुए शब्दों को उच्चारण कर लेना और उसका अर्थ समझ जाना, ये पढ़ना कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए ये सही, एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कि जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। वक्ता तो सहज होगा, लेकिन जो सुनने वाला बच्चा होगा उसमें असहज होगा, तो भाषा को नहीं सीख पाएगा। दूसरा है, जिस भाषाई शैली में वक्ता असहज हो वो बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें भी रॉन्ग आ रहा है, जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो व बच्चा असहज हो उसका प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ तभी विकसित होगी जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा दोनों उसी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसान और जानवर की भाषा में क्या फर्क है? ऑप्शन है ध्वनियों का फर्क है, सुरों का फर्क है, इंसानी भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। इनमें से तीनों सही है। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंसानी भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं, समानता आकृतियों
व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। ऑप्शन है पूर्णतः असत, आंशिक रूप से सत्य, आंशिक रूप से असत या पूर्णतया सत्य है। तो देखिए इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णतः सत्य है। यानी लिखित भाषा व अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। यह बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। कुछ ऑप्शन है देखिए, मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, या फिर लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, इनमें से किसी माध्यम से नहीं। तो देखिए भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन तभी होगा जब किसी से लिखित एवं मौखिक दोनों भाषाओं में, दोनों माध्यमों से परीक्षा होगी। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर को बच्ची गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रही है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीखने की नहीं रहा है, भाषा ही सीख नहीं रही है, तुरंत रोकने के लायक है। यानी कोई बच्चा जब किसी बात को गलत बता रही है तो उसे तुरंत रोकने लायक है, यानी कि वह गलत जब सीख रही है तो उसे तुरंत रोक देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा का ये अंतिम क्वेश्चन है, फिर हम देखेंगे पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन। इंग्लिश और गणित को अभी छोड़ दे रहे हैं दोस्तों, उसको बाद में हल करके आपको कवर करवाएंगे। बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। बच्चे का व्यक्तित्व आकलन, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे का द्वारा स्वयं आकलन या पेपर पेंसिल आकलन। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है कि बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका क्या नहीं है, बच्चे द्वारा स्व आकलन। यानी बच्चे द्वारा स्व आकलन जब कराएंगे तो यह सही तरीका नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न देखते हैं। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। इसका जो ऑप्शन है देखिए, वर्ष भर पानी गर्मी रहता है, सॉरी वर्ष भर गर्मी रहता है, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। यानी कि मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब होना है वर्ष भर गर्मी रहना, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या प्रदेश में वर्ष भर गर्मी रहता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष भर गर्मी रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण संबंधी प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत है हमारी पृथ्वी पर। तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत मात्र 78.09 है। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है। इस गैस का प्रयोग फ्रीजिंग और संरक्षण के लिए खाद्य पैकेजिंग में किया जाता है। और इसमें पूछा गया कितने प्रतिशत मात्रा में है वायुमंडल में, तो आपको इसका ऑप्शन नंबर बी 78.09% आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? ऑप्शन है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो इसका सही जवाब होने वाला है देखिए ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। स्पर्धा के लिए तैयार करेंगे तो ये सामाजिक भावना के विकास के लिए एकदम सर्वोत्तम उपाय है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? अक्सर प्रश्न पूछा जाता है दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। इसमें ऑप्शन है सूर्य को अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है देखिए ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, आपको याद रखना है। पृथ्वी अपने कक्ष पर, देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, पृथ्वी अपने कक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वह दिन, और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वह रात होता है। पृथ्वी का घूर्णन काल
23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देते हैं, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। कुछ ऑप्शन है, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया सीख सकें, उन्हें सही उत्तर या अच्छी तरह समझा देंगे। प्रश्न है कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। नहीं पूछ रहा है कि क्या नहीं करेंगे। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। मतलब अगर उत्तर ही समझा देंगे तो फिर बच्चा कैसे सीखेगा, वो जल्दी से उत्तर टिक करके आगे बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। सामाजिक बुराई का उदाहरण है बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज। तो उपरोक्त सभी, बहुत ही सरल प्रश्न है। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है तो सभी उदाहरण सामाजिक बुराई हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भी सरल प्रश्न है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, आपको याद रखना है। जो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है हम उसको रतौंधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। इसकी कमी से रतौंधी, बौनापन आदि रोग होते हैं। इसके जो प्रमुख स्रोत है दूध, अंडा आदि। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण करना या उपरोक्त सभी। यानी प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि वनों को काटा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, निर्माण, घर निर्माण, फैक्ट्री निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्राकृतिक एवं समाज के बीच असमंजस की स्थिति बन रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यानी कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है हरे पौधे। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पेड़ पौधे हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, आपको सभी को पता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए बच्चों की अनुभवी, बच्चों का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। यानी पर्यावरण की पाठचर्या में क्या शामिल होना चाहिए। तो बच्चों का अनुभव शामिल होना चाहिए, स्कूल का वातावरण शामिल होना चाहिए, उपयुक्त पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए, ये उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी शामिल होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया है, गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गतिविधि आधारित कक्षा होना चाहिए। यानी कि शिक्षक पर्यावरण जागरूकता प्रदान करने और छात्रों के बीच पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए पर्यावरण के अध्ययन में कक्षा गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। कक्षा जो है पर्यावरण कक्षा गतिविधि आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। यानी कि या सीधा होता है, उल्टा होता है, या अनियमित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, जिसका सही जवाब होने वाला है सीधा। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है 10%। 10% का नियम लिंडमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस नियमानुसार केवल 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी में स्थानांतरित होती है, शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में समाप्त हो जाती है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। यानी प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, दूध में, मांस में, सोयाबीन में, या अंडा में। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन इसका सही जवाब होगा। प्रोटीन सर्वाधिक जो स्रोत है वो सोयाबीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की धड़कन
प्रति मिनट कितनी होती है, यानी कि विश्राम अवस्था में जब सोए रहते हैं, आराम किए रहते हैं, तो व्यक्ति की धड़कन कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है देखिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 72 मिनट ही होती है विश्राम अवस्था में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, पर्यावरण अध्ययन कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक को निम्न में से किसका चुनाव कर रहे हैं। पहला है पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य पुस्तक जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करे, ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो पर्यावरण के अध्ययन में एक कक्षा में, पर्यावरण के अध्ययन कक्षा में विद्यार्थियों खोज से संबंधित दस्तावेज दक्षताओं का विकास करने के लिए शिक्षक को कौन सी विषय का चुनाव करना पड़ेगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो ये जो है ऐसी पाठ्य दक्षताओं का विकास करने के लिए शिक्षक को चुनाव करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे। इसमें से देखिए जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दिया है, जीन पियाजे और ब्रूनर, एल.एन. वाइगोत्स्की और ब्रूनर या ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो सबसे पहले जो किया था जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के तरीकों और सबसे पहले अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, जिसमें जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास तथा वाइगोत्स्की सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रतिपादन किया है और वाइगोत्स्की सामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादन किया है, तो आपको याद रखना है। और इन्होंने सबसे पहले बच्चों के सीखने के तरीकों का अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, धूम्रपान में होने वाले प्रमुख घटक हैं। धूम्रपान से कौन कौन से घटक होते हैं, देखिए तपेदिक या हृदय रोग, कैंसर, अल्सर या अनिद्रा। तो इसका जो सही जवाब है धूम्रपान से होने वाला प्रमुख घटक है कैंसर होता है, फेफड़ों पर कैंसर होता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रमुख घटक है। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रमुख घटक कौन सा है, जिसमें ऑप्शन है सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलीय जलवायु कारक या उपरोक्त सभी। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो देखिए जो इसका सही जवाब होने वाला है सभी, उपरोक्त सभी, सभी जीव, भू आकृति कारक, जलवायु कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इसमें बच्चों का आदमी कौशल परिमार्जित होता है। इसमें थोड़ा सा त्रुटि है साथियों, इसमें बच्चों का अपनी कौशल परिमार्जित होता है। व्यक्ति के कौशल का विकास होता है। विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक क्षेत्र से। तो इसका सही जवाब होने वाला है देखिए परिवार से। बच्चे का जो समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, तो पहला ऑप्शन है परिवार से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यकृत, यानी कि हमारे शरीर के यकृत के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। पहला है बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त अवधारणाओं को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके या उपरोक्त सभी।
तो देखिए इसका सही जवाब होने वाला है मूल उपरोक्त सभी से हम अर्थशास्त्र की मूलभूत आवश्यकताओं की समझ विकसित करवा सकते हैं। बाजार में रोल प्ले का आयोजन करवा सकते हैं, बाजार के रोल प्ले करवा सकते हैं, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवा सकते हैं, मूल जैसी अमूर्त धारणा व्यक्त करके हम अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा को जानकारी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? ऑप्शन है अनुमान लगाने कौशल, लेखन का कौशल, संप्रेषण का कौशल या मापने का कौशल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए कौन सा इसका सही जवाब होने वाला है। तो इसका सही जवाब होने वाला है संप्रेषण कौशल, यानी जब हम प्रश्न पूछते हैं बच्चा बताता है तो इसमें संप्रेषण कौशल विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालयीन शिक्षक में सही शिक्षक छात्र अनुपात है, यानी कि एक कक्षा में या विद्यालय में बच्चे और शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? 1:30 की 1:40 की 1:50 या 1:60। तो इसका सही जवाब है देखिए ऑप्शन नंबर ए, 1:30 का होना चाहिए विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। पर्यावरण के अंतर्गत सभी चीजें आते हैं जो हमारे आसपास दिखते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, रिश्ते नाते, संस्कृति हो, मकान, सड़क, पूजा स्थल, सभी कुछ जो दिखते हैं पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या अनिवार्य शिक्षा। तो सबसे पहले शारदा एक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो साथियों यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 18 वर्ष की गई थी। संशोधन के पश्चात लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इसके प्रयोजक हरबिलास शारदा थे। तो यह किससे संबंधित आप समझ गए होंगे, तो यह बाल विवाह संबंधित है। ठीक है, शारदा एक्ट में से किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है, यानी कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लड़कियों की आयु 18 और लड़कों की आयु 21 वर्ष हो तभी विवाह होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन है हरी स्वैल या नीली हरी स्वैल, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस। तो इसका सही जवाब होने वाला है देखिए ऑप्शन नंबर ए, नीली हरी स्वैल। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकेंड लास्ट, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव की, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियों एवं सत्यापन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि ज्ञान निर्माण में अनुभव, अवधारणा, अन्वेषण सभी चीजों की आवश्यकता होती है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, छात्रों के लिए सीखने की प्रमुख संसाधन है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है कौन कौन से हैं? देखिए विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे तथा प्रोजेक्ट निर्माण या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होने वाला है देखिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी छात्रों को सीखने के लिए प्रमुख संसाधन है तो विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे तथा प्रोजेक्ट निर्माण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगली वीडियो पर मिलते हैं हम इवनिंग शिफ्ट में, छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा 2012 का 16 क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में। बने रहना हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।